नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। आज से हम लोग हिंदी का क्लास चालू कर दिए हैं। तो दोस्तों, पहला क्लास में आप लोग को बता रहा हूँ वर्णमाला होता क्या है। दोस्तों, वर्णमाला को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हूँ, उसको जानना पड़ेगा, तभी आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो कि वर्ण और वर्णमाला अक्षर ये सब क्या होते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए वाक्य। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति बात करता है, उसको क्या बड़ा शब्द जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? पूरा वाक्य अपने आप में पूरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से छोटा क्या होता है? पदबंध। पदबंध से छोटा क्या होता है? पद। पद से छोटा क्या होता है? अक्षर। ध्यान दीजिएगा, अक्षर अभी पहुंचा है। इसके बाद क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि से भी छोटा क्या होता है? वर्ण होता है, जिसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इतना बड़ा सीरीज में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर, वर्ण तो समझ गए कि वर्ण एक अक्षर टाइप का होता है, उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं, लेकिन वर्णमाला आप पढ़ाने वाले हो तो वर्णमाला क्या होता है? तो दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है और वर्णमाला समझ गए, मतलब वर्णों को हम लोग व्यवस्थित रूप से जमा के अगर लिख दे तो उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं वर्णमाला को और सरल तरीका से आप लोग को समझाना चाहूँ तो यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, राम। तो राम में मैं बोलूँ कि कितने अक्षर हैं, तो इस राम के अंदर देखिएगा रा और म दो ठो अक्षर है। रा और म दो अक्षर हैं, लेकिन मैं बोलूं कि ये क्या है? अक्षर। अक्षर है रा और म। और वर्ण अगर बोलूं कितने हैं, तो वर्ण इसके अंदर ध्यान दीजिएगा चार ठो वर्ण हैं। र, आ, म और अ। र, आ, म, राम, चार ठो वर्ण हैं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, तो वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है। वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है। ये सभी क्या है? चार ठो वर्ण हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी अक्षर से हम लोग उसके अ को भी हटा दें तो वह क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इतना चीज याद रख लीजिएगा, जितना जो बोला यहां से भी क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग इस वीडियो के अंदर केवल और केवल स्वर को पढ़ेंगे। व्यंजन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को कभी किसी से और हिंदी पढ़ने का जरूरत न पड़े। मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप लोग संपूर्ण तैयारी, कोई भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और पीएससी, सीजी, व्यापम, किसी का भी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग हिंदी का तैयारी कर सकते हो। तो मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के अंदर केवल और केवल स्वर को ही बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बताया कि स्वरों की संख्या, अब स्वरों की संख्या में आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या वास्तव रूप में 11 ठो माना जाता है बहुत सारे बुकों में, और बहुत सारे बुकों में 13 माना जाता है, बहुत सारे बुकों में 10 माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा कहना है कि स्वर कितने होते हैं? 11 भी स्वर होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 भी होती है। स्वरों की संख्या 10 भी होती है। ये तीनों ऑप्शन सही है।
वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सिद्ध करके बताऊंगा कि स्वर 10, 11 और 13 ये सभी सही हैं अपनी अपनी जगह में। कोई बुक में लिखा रहता है स्वरों की संख्या 13 है, किसी बुक में लिखा रहता है स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन ज़्यादातर बुक में लिखा रहता है स्वरों की संख्या 11 है। उसको मैं अभी सिद्ध करता हूँ। किसी बुक में लिखा रहता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 10 है। यहाँ पे मैं स्वर लिखा हूँ, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हूँ अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, आहा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर आप बोले कि स्वरों की संख्या 13 होता है, वो तो ठीक है, मिल गया 13, लेकिन स्वरों की संख्या 11 कैसे होती है, उसको बताइए। आप लोग जरूर क्वेश्चन करोगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ए अंग और आहा है लास्ट में, इसको अनुस्वर और इसको विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग कहा जाता है। तो इस अनुस्वर और विसर्ग को व्यंजन में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग व्यंजन का परिभाषा पढ़े होंगे कि व्यंजन का परिभाषा होता है किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है। स्वर की सहायता से अर्थात अ की सहायता से की जाती है, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए कि अ और एक ठो बिंदु, तो अ छुपा हुआ है इसके अंदर, मतलब अ भी मिला हुआ है। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें अ की सहायता से बोला जा रहा है अंग, अंग, अंग। केवल बिंदु को थोड़ी बोल पा रहे हो भाई, उसमें अ भी बोला रहा है ना, अंग, आहा, आहा। तो क्या होता है, उसको कहीं कहीं पे किसी हिंदी विशेषज्ञों के द्वारा, किसी बुकों के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, विसर्ग में रख दिया जाता है। भले ही ये स्वर के लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसको विसर्ग में रखा जाता है। तो उस स्थिति में ये दोनों कट जाते हैं यहाँ से, मतलब स्वर नहीं होते हैं। इसको साफ साफ कई ठो बुकों में लिखा गया है कि ये अनुस्वर और विसर्ग अर्थात अंग और आहा स्वरों के बाद आने वाला एक व्यंजन वर्ण है, इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको गिनते हैं। अब 2 ठो हट गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्यों हट गया, 11 हो गया। 11 स्वर होते हैं, अब 11 हो गए। पहले क्या थे, 13 स्वर थे, पूरा को लिख दिए थे, इसलिए हम लोग 2 ठो अंग और आहा को हटा दिए, तो 11 स्वर सही हो गया ऑप्शन। लेकिन दोस्तों आप लोग को याद करना पड़ेगा कि क्यों 11 माने, तो इसलिए माने क्योंकि यह स्वरों के बाद आने वाला एक व्यंजन वर्ण है। अंग और आहा, अनुस्वर और विसर्ग, और इसमें मतलब कि गुण में व्यंजनों जैसा गुण पाया जाता है, मतलब अ की सहायता से बोली जाती है। इस कारण से इसको हम लोग व्यंजन में रख देते हैं। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है, आप दिखा दिए कि 13 होता है, 11 भी होता है, लेकिन 10 कैसे होता है उसको भी बता दो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्वरों की संख्या 10 भी होती है, इसलिए क्योंकि री जो है उसको बोला जाता है कि यह संस्कृत वर्ण है, इसका यूज संस्कृत में किया जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग 10 स्वर मानते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 ठो स्वर हो जाते हैं इस स्थिति में। चलिए मैं बता दूं कि री का यूज वैसे हिंदी के कुछ वर्णों में होता है, जैसे संस्कृत में क्या क्या में होता है। तो अगर ऋग वेद अगर बोला जाए तो ऋग वेद में लिखा तो यहाँ पर री का यूज होता है, संस्कृत वर्ण है। इसके बाद ऋषि में यूज होता है। इसके बाद ऋण जो है वह अभी का ही शब्द है, आधुनिक शब्द है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ऋतंभरा, ये सभी वर्णों में इसका यूज होता है, मतलब री का यूज होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये स्वर जो है उसको वास्तव में 3 भागों में बांटा जाता है। स्वरों को वास्तव में 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक ठो बांटा जाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दोस्तों देखिएगा कि ह्रस्व कौन कौन सा होता है? छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ को ह्रस्व कहा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, कम कम। तो छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ को क्या कहा जाता है? ह्रस्व। और दीर्घ किसको किसको कहा जाता है? तो बड़ा आ, बड़ा दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ई और बड़ा ऊ को दीर्घ कहा जाता है। ये ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर कौन सा है पूछ देगा। तो दोस्तों एक मात्रिक स्वर छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ होता है। और इसके बाद मैं बोला दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है, मतलब बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर, ये सबको नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको याद भी करना पड़ेगा। तो देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है? ए, इसके बाद छोटा ए, इसके बाद ए और ओ और औ। ये सभी क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण बनता है, इसलिए संयुक्त होकर बनते हैं। इस कारण से संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब संयुक्त स्वर हम लोग कहते हैं तो इसमें कौन कौन सा वर्ण मिला होता है? आप लोग के दिमाग में जरूर क्वेश्चन उठा होगा। तो इसमें अ और ई मिलकर ए बनते हैं। अ और ई मिलकर ए बनते हैं। कौन कौन सा? अ और ई मिलकर क्या बनता है? एड़ी वाला ए बनता है। अ और ई मिलकर 50 बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है कि अ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। और एड़ी वाला ए क्या क्या चीज़ से मिलता है? मिलकर बनता है। तो देखिए एक चीज़ मैं कोड बताना चाहूँगा, सभी फर्स्ट वाले में अ ही रहते हैं, अ ही रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, रुकिएगा। तो दोस्तों इसमें अ और ई मिलकर बना है। इसमें छोटा अ और ए, एड़ी वाला ए, फर्स्ट वाला एड़ी वाला ए मिलकर क्या बनता है? अय बनता है। और इसमें ओ जो है वह क्या मिलकर बनता है? अ और ऊ से मिलकर बनता है। और ओ जो है वह अ और ओ से मिलकर बनता है। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख कर बताता हूँ। देखिएगा मैं क्या बोला कि ए जो है वह क्या चीज़ से? छोटा अ और छोटा ई, नोट करिएगा। इसके बाद ए होता है, तो ए क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो ए से, और फिर इसके बाद अ और ए से मिलकर बनता है, एड़ी वाला ए से। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद क्या आता है? ओ आता है। तो ये ओ जो है क्या क्या चीज़ से? अ और ऊ से मिलकर बनता है। और औ जो है औ, ऐसा ना, औ जो है वह अ और ओ से मिलकर बनता है, ओ, ऐसा। इसमें 2 ठो मात्रा है, इसमें 1 ठो मात्रा है, ओ। ठीक है, इसके बाद अगला स्वर होता है, मैं क्या क्या बोला? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और एक ठो स्वर होता है प्लुत स्वर। क्या स्वर? प्लुत स्वर, ऐसा प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर का क्या क्या व्याख्या होती है? देखिएगा, प्लुत स्वर का कोई पर्टिकुलर एक चिन्ह नहीं होता। जैसे कि मैं बोला यहाँ पर अ ऐसे लिखते हैं, इसका चिन्ह ऐसा है।
तभी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, अ है। लेकिन हम लोग का ये प्लुत स्वर जो होता है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता, लेकिन उसको नंबर वाले 3 से दर्शाया जाता है। ऐसा 3 से इसको प्लुत स्वर को दर्शाते हैं और इसको त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। वो क्या है देख लीजिए। अब आप लोग को बहुत घुमाया, मैं बता ही देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्लुत स्वर के लिए अगर मैं बोलूँ कि ओम, ओ म, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ओ, लंबा खींचा, लास्ट में क्या आया म और फर्स्ट में क्या आया ओ और बीच में कुछ आया था, वो क्या है, उसको इस 3 से दर्शाया जाता है। राम, रा और म, लेकिन बीच में भी कुछ शब्द आए थे, कुछ वर्ण आए थे, उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार ही मत आ जाए वो। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक स्वर है, आप लोग से पूछेगा। तो दोस्तों बता दूं कि ये चंद्र बिंदु जो होता है, इस चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नाक और मुंह दोनों से निकलता है चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो जैसे अगर मैं लिखूं गांव, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं लिखूं दांत में चंद्र बिंदु, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आंगन में भी चंद्र बिंदु लगता है। और सांची का प्रयोग भी हम लोग चंद्र बिंदु के तरह करते हैं। और अंग आहा जो अनुस्वर और विसर्ग जो थे उसके बारे में मैं बता ही दिया। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार और बता देता हूँ कि ये अनुस्वर जो होता है वह क्या होता है? अनुस्वर इस अंग को कहा जाता है, जबकि विसर्ग हम लोग ये 2 ठो रहता है, आहा उसको कहते हैं। जबकि अनुनासिक में बोला कि चंद्र बिंदु को कहा जाता है। ठीक है। अनुस्वर किसको कहते हैं? एक बिंदु वाले को अनुस्वर कहते हैं। अनुनासिक, अनु और अनु दोनों में है, लेकिन नासिक जुड़ा हुआ है। तो नासिक जुड़ा हुआ है वह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वर जो होते हैं वह एक ठो बिंदु होता है, उसको अनुस्वर कहते हैं। ये दोनों क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसके परिभाषा में साफ साफ लिखा रहता है कि स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसमें व्यंजन जैसा गुण पाया जाता है। वो कैसे व्यंजन वाला गुण पाया जाता है? क्योंकि इसमें अ भी लिखा रहता है। इसको हम लोग लिखते हैं तो अ भी लिखा रहता है, और अंग भी बोलते हैं तो अ की सहायता से ग बोला जाता है, अंग। तो इस कारण से हम लोग इसको व्यंजन में रखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वर्ण और वर्णमाला समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग का मैथ्स का क्लास जो चल रहा था वो कंटिन्यू चलेगा ही, लेकिन हम लोग हिंदी का भी क्लास चलाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इस कारण से हिंदी और मैथ दोनों को लेकर चलेंगे और मैथ का क्लास चालू रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।